अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होती है ह्यूमन के अंदर, यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं ये 3 फॉर्म्स में एक्सक्रीशन करते हैं। जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करेंगे। जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनके पास मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करेंगे, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में रिमूव करेंगे। और जो हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहेंगे जैसे कि बर्ड्स हो गए, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं हमारे पास, ये इस बेस पे हैं कि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, इसको बॉडी से रिमूव होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। 500 ml 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए वो एनिमल्स जिनके अंदर इतना ज़्यादा वाटर मौजूद होता है वही अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं, और यूरिया वो एनिमल्स रिमूव करते हैं जो नॉर्मल सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहे होते हैं, ताकि ना तो ज़्यादा पानी चाहिए हो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ना ही कम पानी। इसलिए यूरिया के फॉर्म में ह्यूमंस जो हैं वो रिमूव करे हैं अपने नाइट्रोजनस मटेरियल को, अपने नाइट्रोजनस वेस्टफुल मटेरियल्स को, और एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में कर रहे हैं। दैट्स वाई हम ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोल रहे हैं। और ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट हमारे पास किडनी आ जाते हैं, पेयर ऑफ किडनी है हमारे पास, यानी इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक पेयर है किडनी का। इन किडनीज में से यूरेटर्स निकल रही हैं, यानी डक्ट्स निकल रही हैं छोटी छोटी, जिनको हम यूरेटर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों किडनीज में से राइट किडनी में से राइट यूरेटर, लेफ़्ट किडनी में से लेफ़्ट यूरेटर। तो एक पेयर किडनी का, एक पेयर यूरेटर का, एक यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो स्टोरेज कर रहा है, जो एक्यूमुलेट कर रहा है सारे के सारे यूरिया को। और फाइनली एक आउटसाइड द बॉडी ओपनिंग है जो बॉडी से यूरिया को आउटसाइड द बॉडी रिमूव करेगी। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास एक यूरिनरी सिस्टम जो है वो इन 4 सब्सटेंसेस या ये कह लो इन 4 स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें हमने सबसे पहले बात की किडनी की, कि हमारे पास एक पेयर किडनी का है जो असल यूरिया की फॉर्मेशन कर रहा है, और यूरिया जो है वो बॉडी से रिमूव करनी है। तो ये जो किडनी है इसका मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करना है नेफ्रॉन के बारे में, कि ये जो नेफ्रॉन है हमारे पास ये क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जिस तरह हम ये कह लें कि किडनी जो है उसने अपना सारा काम जो है वो एक ट्यूब को जो है वो डिवाइड किया हुआ है, तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि हमारे पास नेफ्रॉन जो है ये वही ट्यूब है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये किडनी का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास नेफ्रॉन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नेफ्रॉन क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है इसकी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास, यानी ये किस बेस पे हैं कि नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर अपनी, यानी किडनी के अंदर 2 बेसिक रीजन्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यानी वो नेफ्रॉन जो आपको मैंने ये बताया, हमने ये पढ़ा कि किडनी जो है उसमें 2 पोर्शंस आ जाते हैं। जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे होते हैं, सेंट्रल पोर्शन को हम मेडुला बोल रहे होते हैं। तो वो नेफ्रॉन बच्चों जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में मौजूद होंगी उनको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, यानी ये नेफ्रॉन की टाइप्स हैं। किस बेस पे? इस बेस पे कि वो किन रीजन्स में मौजूद हैं। अगर तो नेफ्रॉन मौजूद है कॉर्टेक्स वाले रीजन में तो हम उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन सी हैं? विच आर अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स, यानी किडनी में कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो मौजूद होंगी उनको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और वो नेफ्रॉन्स जो हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद होंगे, यानी आपको पता है आउटसाइड बाउंड्री जो है किडनी की वो कॉर्टेक्स है और इनर साइड पे जो है वो मेडुला है। तो इन दोनों के जंक्शंस पे कुछ नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। दैट्स वाई हम उनको बोल देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, यानी इसके नेम से आपको समझ आ रही होगी कि ये क्योंकि बिल्कुल मेडुला में भी नहीं है, बिल्कुल कॉर्टेक्स में भी नहीं है, दोनों के जंक्शंस पे हैं, दोनों के बॉर्डर पे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के सेंटर में हैं, इसलिए हम इनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन सी हैं? विच आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि ये इसकी टाइप्स जो है नेफ्रॉन की ये समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं, यानी ये टाइप्स किस बेस पे थी?
इनके डिस्टिंक्ट रीजन्स की बेस पे कि ये कहाँ पे जो हैं वो डिवाइड हैं, कहाँ पे मौजूद होती हैं, इस बेस पे अब हमने डिस्कस करना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो नेफ्रॉन है इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बोमेंस कैप्सूल, यानी सबसे पहला पार्ट जो नेफ्रॉन का होता है वो क्या होता है कि एक कप शेप्ड स्वेलिंग मौजूद होती है नेफ्रॉन के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक से दिखाना चाहूँगी। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, ताकि आप लोगों को इनके सभी स्ट्रक्चर्स की ईजीली समझ आ जाए। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। इस पर ये जो आउटर रीजन है ये है हमारे पास कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेंट्रल रीजन है किडनी का ये कहलाता है हमारे पास मेडुला। ठीक है, तो यानी किडनी का जो आउटर पोर्शन है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, मिडल पोर्शन जो है ये मेडुला कहलाता है। इसके अलावा इससे भी जो सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ पे फाइनली यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा बनने के बाद, उस रीजन को हम बोल देते हैं पेल्विस। ठीक है, अब नेफ्रॉन्स जो हैं हमारे पास ये पूरी स्प्रेडेड होती हैं कॉर्टेक्स के अंदर भी, मेडुला में भी, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी हैं जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास कप शेप स्वेलिंग है स्टार्ट में जहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, इस कप शेप स्वेलिंग को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बोमेंस कैप्सूल जो है वो आपको दिखाया गया है। इसमें जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं ये ब्लड कैपिलरीज एक बॉल बना रही हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। इस बॉल ऑफ कैपिलरीज को हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया, यानी हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसमें सबसे फर्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है बोमेन कैप्सूल, और उसके अंदर जो कैपिलरीज मौजूद हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ये था हमारे पास फर्स्ट पोर्शन नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का जो अगला हिस्सा है वो मुश्तमिल होता है एक ट्यूब्यूल पे। ये जो ट्यूब्यूल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल से अगला हिस्सा जो है वो एक ट्यूब की फॉर्म में है, नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट। इस ट्यूब को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे जो पहला किनारा है इस ट्यूब का वो कहलाता है प्रोक्सिमल पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, वो कहलाता है डिस्टल पार्ट। जाहिर सी बात है, प्रोक्सिमल हम बोलते हैं फर्स्ट को, डिस्टल हम बोलते हैं लास्ट को। ठीक है, अब बच्चों जो इसका फर्स्ट और लास्ट पार्ट है ये कन्वोल्यूटेड है। कन्वोल्यूटेड मतलब थोड़ा बल खाया हुआ है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रोक्सिमल पार्ट को हम बोल देंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो डिस्टल पार्ट है क्योंकि वो भी कन्वोल्यूटेड है तो उसको हम बोल देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है वो ना तो फ्लैट है ना वो बल खाए हुए है, बल्कि वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और उस यू शेप स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया, यानी हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसमें आप ये ओवरऑल देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट था हमारे पास बोमेन कैप्सूल, वो सराउंड कर रहा है एक बॉल ऑफ कैपिलरीज को जिसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली ओपन हो जाती है एक डक्ट में जिसको हम बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं बच्चों कि ये जो हमारे पास कैपिलरीज़ हैं जो ग्लोमेरुलस में आ रही हैं, इसी तरह से ये फाइनली आगे जाके मज़ीद जो है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल को भी सराउंड करती हैं ताकि उनमें से भी रीअब्जॉर्प्शन कर सकें। उन ट्यूब्यूल्स को हम उन कैपिलरीज़ को हम बोल देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़, और वो ब्लड कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द भी ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। वो ब्लड कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं उनको हम बोल देते हैं वेजा रेक्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों ने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम इसको ज़रा स्टडी भी कर लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमारे पास जो नेफ्रॉन है इसमें फर्स्ट पार्ट आ गया बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है? कप शेप स्वेलिंग है। ठीक है, इसके अलावा ये कप शेप स्वेलिंग बोमेन कैप्सूल जो है ये सराउंड कर रहा है एक बॉल ऑफ कैपिलरीज़ को, यानी कैपिलरीज़ जो आ रही हैं
पूरी बॉडी से, यानी बॉडी से जो रीनल आर्टरी आ रही है ब्लड लेके और किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो फाइनली कैपिलरीज में डिवाइड होके ब्लड जो है वो सप्लाई कर देगी नेफ्रॉन को, और वो जो फर्स्ट हमारे पास बॉल ऑफ कैपिलरीज बनेंगी बोमेन कैप्सूल में, उसको हम ग्लोमेरुलस बोल देंगे। अब बच्चों, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है वो जिन आर्ट्रियोल्स के थ्रू आ रहा है उसको हम बोलेंगे अफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। यानी ब्लड जो किडनी में आके नेफ्रॉन के पास पहुंचेगा, वो जिस आर्ट्रियोल के थ्रू पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे अफेरेंट आर्ट्रियोल, और ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचने के बाद यहाँ से वापस जिस आर्ट्रियोल के थ्रू जाएगा उसको हम बोल देंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये आपने मिक्स नहीं करना। अराइव्ड ब्लड जो है वो अफेरेंट के थ्रू है और लीव कर रहा है किसके थ्रू, इफेरेंट के थ्रू। ये आपने इस तरह से याद करना है कि अराइव्ड है क्योंकि तो वो ए से है अफेरेंट, ठीक है। और जब ब्लड एग्जिट करेगा, ब्लड जब यहाँ से निकलेगा खाली करके ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई करके, बाकी जो वापस जाएगा, ठीक है, उसको हम, क्योंकि वो एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है, लेफ्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक हो गया। अब बच्चों, ये था हमारे पास नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसको हम रीनल कॉर्पसूल भी बोलते हैं। रीनल की टर्म आपको पता है किडनी के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रीनल टिब्यूल का। अब जो टिब्यूल है हमारे पास, इसमें 3 पोर्शंस आ जाएंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड थर्ड पार्ट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल फर्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल लास्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल, एंड इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास पोर्शन है यू शेप स्ट्रक्चर, उसको हम बोल देंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्योंकि यू शेप स्ट्रक्चर है, इस यू शेप स्ट्रक्चर को, लूप ऑफ हेनले को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहाँ से ब्लड जो है वो नीचे, यानी ब्लड तो नहीं होगा अब ये फिल्ट्रेट है, जो ब्लड में से जो भी फिल्टर था, जो फिल्टर होना था मटेरियल, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो यूरिया है, जो बॉडी से रिमूव होने जा रहा है, वो इस नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है। तो जब वो इस ट्यूब्यूल में से गुजरेगा, तो जो नीचे की तरफ जा रही है यू शेप पार्ट का, जो पार्ट नीचे की तरफ यूरिया को या नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके जाएगा, उसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये है हमारे पास बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, ताकि हम स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्लियर हो जाए अच्छे से, तो हमें फंक्शन जो है नेफ्रॉन किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करिए, वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस